स्वागत है आपका राजस्थान समाचार में। मैं हूं आपके साथ जोशी सिंह और बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द होने की संभावना है, जिसको लेकर कुछ विधायकों की जयपुर से दिल्ली तक दौड़ शुरू हो चुकी है। राजस्थान में बीजेपी ने संगठन में पूरा बदलाव कर लिया है और अब सरकार में बदलाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। दरअसल कोटे के हिसाब से सरकार में कुल 30 मंत्री बन सकते हैं और ऐसे में अभी मुख्यमंत्री समेत कुल 24 मंत्री ही हैं, जिसमें से कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दे दिया है और उसे स्वीकार नहीं किया गया है। लेकिन उसे लेकर यहां पर अभी कुछ भी साफ संदेश नहीं आया है और संभावना जताई जा रही है कि 15 अगस्त के बाद राजस्थान के मंत्रिमंडल में बदलाव हो सकता है, जिसे लेकर अब समीकरण बैठाया जा रहा है। चूंकि 5 सीटों पर उपचुनाव भी होने वाले और इसलिए उस समीकरण को लेकर यहां पर बदलाव किए जाने की तैयारी भी है। अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है और इसलिए 15 अगस्त के बाद बेहतर समय माना जा रहा है। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाएं जो है वो देखी जा रही है और बताया जा रहा है कि 15 अगस्त के बाद मंत्रिमंडल में बदलाव संभव है। तो सरकार में बदलाव की कवायद जो है वो तेज हो गई है और जो सुगबुगाहट है वो काफी तेज देखी जा रही है और जल्द ही बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल में बदलाव देखने को मिल सकता है। विस्तार की संभावना, संगठन में बदलाव के बाद सरकार में बदलाव की कवायद तेज हो चुकी है, जिसको लेकर कुछ विधायक जो है जयपुर से दिल्ली तक की दौड़ लगा रहे हैं और ऐसे में सियासी गलियारों में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज है। हालांकि बात करें तो 5 सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं और ऐसे में इस हिसाब से जो है समीकरण में बदलाव किए जाने की तैयारियां जारी हैं। तो बता दें कि फिलहाल जो है विधानसभा का सत्र चल रहा है और ऐसे में 15 अगस्त के बाद बेहतर समय माना जा रहा है, जब संभावना है कि सरकार में बदलाव की जो कवायद है वो जिस तरीके से तेज दिखाई दे रही है, तो शायद वो 15 अगस्त के बाद मंत्रिमंडल में बदलाव देखे जा सकते हैं और उनका विस्तार देखने को मिल सकता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कुलदीप सैनी हमारे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं। कुलदीप, जिस तरीके से खबर आ रही है मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर, क्या संभावनाएं जताई जा रही है? क्योंकि 15 अगस्त का वक्त बताया जा रहा है, अभी फिलहाल जो है विधानसभा सत्र के लिए ये जो है रुका हुआ है। हालांकि 15 अगस्त के बाद बताया जा रहा है कि इस पर कुछ स्पष्ट तरीके से जो जानकारी है वो सामने आ सकती है। 10 महीने सरकार हैं और सरकार आचार संहिताओं के दौर के साथ साथ चुनावों में व्यस्त रही और 10 महीने में हमने देखा कि राजस्थान में किस तरीके के फेरबदल हुए, जहां पर एक और किरोड़ी लाल मंत्री के पद से इस्तीफा दे चुके हैं। वसुंधरा राजे नदारद रही है। 10 महीने के इस भजनलाल सरकार के कार्यकाल के दौरान हमने देखा कि कहीं ना कहीं जो पार्टी के सीनियर लीडर्स थे वो नाराज चल रहे थे और इन नाराजगी को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद दिल्ली के दौरे पर रहे और लगातार जो उनकी दिल्ली की दौड़ थी वो कहीं ना कहीं अब ये अंदेशा कर रही है, इस और इशारा कर रही है कि राजस्थान में अब जल्दी ही मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाएं हैं। क्योंकि हमने देखा कि कृषि मंत्री के तौर पर उनसे कई जो विभाग थे, विभाग में कई टुकड़े करके उनको दिए गए, तो ये नाराजगी जो मंत्रियों में देखी गई थी वो खासतौर पर नजर आई थी। और अब ये माना जा रहा है कि इस बार जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा वो दिल्ली से ही चार्ट बनकर आएगा। आखिर किनको क्या जिम्मेदारियां दी जानी है। हालांकि अब ये भी माना जा रहा है कि जो किरोड़ी लाल मीणा है उनको मंत्रालय में कोई नया पद मिल सकता है और इसके अलावा 24 राजस्थान में मंत्री है, जो कि 30 मंत्री राजस्थान में बन सकते हैं जो अनुपात प्रतिशत के हिसाब से। लेकिन अभी तक जो 6 रिक्त पद पड़े हुए हैं उन पर ज्यादा चर्चा हो रही है कि आखिर उनकी जिम्मेदारी किनको सौंपी जाए। और क्या लगता है 6 चेहरों को लेकर कौन कौन से नाम सामने आ रहे हैं, किसको जो है जगह मिल सकती है? क्योंकि विधायक भी जो है दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं। देखिए, राजस्थान में अगर हमने देखा कि पिछले 5 साल जब कांग्रेस की सरकार थी तो कुछ नेता ऐसे थे जिन्होंने प्रखर तौर पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए
भाजपा को यहाँ जिताने में भागीदारी निभाई, जिनमें कालीचरण सराफ जो वसुंधरा राजे खेमे के हैं और एक बड़े कद्दावर नेता के तौर पर मालवीय विधानसभा से विधायक है, उनके नाम की मोहर लगना लगभग तय है। श्रीचंद कृपलानी और अनीता भदेल और खुद किरोड़ीलाल मीणा जब इस्तीफा दे चुके हैं, तो ये 4 ऐसे प्रमुख नाम है जिनको तवज्जो इस बार मंत्रिमंडल में दी जाएगी। हालांकि 15 अगस्त का बाद का ये विषय इसलिए क्योंकि उपचुनाव भी नजदीक होंगे और उपचुनाव से पहले विधानसभा को जो समय बढ़ाया गया है, क्योंकि अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है, उस बीच माना ही जा सकता है कि जैसे ही विधानसभा खत्म होगी उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार पर मुख्यमंत्री बैठक देंगे। कल कैबिनेट की बैठक थी, बैठक में कई ऐसे मुद्दे रखे गए थे जो अलग अलग दृष्टिकोण से ये इशारा कर रहे थे कि मंत्रिमंडल विस्तार जरूरी है, क्योंकि जो रिक्त मंत्रालय है उन पर किसी व्यक्ति को बैठाया जाए ताकि वहां पर जिम्मेदारी से काम किया जा सके। जी, लेकिन कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की बात करें, इस्तीफा तो उन्होंने दे दिया है लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया। इसको लेकर स्थिति जो है कब साफ हो पाएगी? देखिए, जब किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे की बातें मीडिया में आई और उसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर रहे और ये माना जा रहा था कि किरोड़ीलाल मीणा ने 2 बार कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत मिलकर इस्तीफा दे चुके थे और इस्तीफे की स्वीकारता को लेकर वो दिल्ली भी जा चुके हैं, वहां पर जेपी नड्डा से मुलाकात कर चुके हैं। और हमने देखा कि खासतौर पर जब किरोड़ीलाल मीणा वहां सदन में नहीं पहुंचे, विधानसभा में उनको पहुंचना था, लेकिन कृषि मंत्री के तौर पर ना ही विधायक के तौर पर उन्होंने इस बार के सदन में भाग लिया। और इस तौर पर खासतौर पर देखा जा सकता है कि खुद के विधानसभा क्षेत्र में किरोड़ीलाल मीणा की जो एब्सेंस है वो काफी नजर आई है और ये माना जा सकता है कि उनको खुश करने के लिए, क्योंकि राजस्थान में हमने देखा कि 5 साल के कार्यकाल के दौरान कांग्रेस ने काफी प्रखर तौर पर उन्होंने कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस को सड़कों पर आकर प्रदर्शन किया और यही वजह रही है कि जो उनके कार्यकर्ता है और जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं वो ये मान रहे हैं कि किरोड़ीलाल मीणा को एक बड़ा पद दिया जाए ताकि जो उनके कार्यकर्ताओं में नाराजगी है उसको दूर किया जा सके। जी कुलदीप, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और खबर अजमेर के नसीराबाद से, जहां कपासन की ओर से अजमेर की ओर जा रही तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई, जिससे कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। आपको बता दें कि कार में सवार 2 महिला सहित 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जहां सभी घायलों को हाईवे एम्बुलेंस की मदद से नसीराबाद के राजकीय सामान्य चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने सभी घायलों को प्राथमिक उपचार देकर अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल रेफर कर दिया है। कार हादसे में घायल एक महिला की हालत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। सवार सभी लोग कपासन से अजमेर जा रहे थे। आपको बता दें कि हादसा राष्ट्रीय राजमार्ग 48 स्थित झड़वासा पुलिया का है, जहां कार चालक को अचानक नींद की झपकी आने से कार असंतुलित हो गई और डिवाइडर में जा घुसी, जिससे कार पूरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। और करते अगली खबर की ओर, दौसा में आबकारी टीम ने शराब के मामले में एक निर्दोष व्यक्ति को गाड़ी में बैठा लिया। वहां मौजूद ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो पुलिस के अधिकारी वर्दी का रौब दिखाने लगे, लेकिन ग्रामीणों ने विरोध करते हुए आबकारी विभाग की गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया और आबकारी विभाग की दादागिरी और निर्दोष व्यक्ति को सरकारी गाड़ी में बैठाने के आरोप में अब पुलिस इस मामले को संज्ञान में लेकर जांच कर रही है। तो यार खत्म करे कहानी, अभी फालतू चलचलाहट कर ज्यादा बसपा का काम कर रहे हैं, या तो नर्ची मत करो। और वहीं बढ़ते आगे खबर जोधपुर से, जहां केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज जोधपुर प्रवास पर रहे और शेखावत ने जोधपुर सर्किट हाउस में जन सुनवाई करते हुए आम जन की समस्याओं को सुना और तुरंत निस्तारण के अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि जन सुनवाई में अनेक लोग आकर अपने विषय रखते हैं और यह डबल इंजन की सरकार लोगों को राहत मिल सके, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। वर्तमान में हुई बारिश से जगह जगह हो रहे जल भराव को लेकर भी शेखावत ने कहा कि मैंने अधिकारियों से पिछली बार भी बैठक करके कहा था कि जहां भी जल भराव हो रहा है वहां पर प्राथमिकता के साथ काम किया जाए। खासतौर पर जोधपुर से जयपुर रोड स्थित सारण नगर के आसपास के क्षेत्र तथा मुख्य सड़क पर जिस तरह का जल भराव रहता है और आए दिन सड़क टूट जाती है, उसको लेकर भी कहा कि इसका अस्थायी समाधान जल्द निकाला जाएगा। इसलिए जन सुनवाई में अनेक लोग आकर के अपना विषय रखते हैं
और ये डबल इंजन की सरकार इन सब समस्याओं का समाधान करके लोगों को राहत मिल सके, इसके लिए कटिबद्ध है, हम काम करें। सर, सारा नगर से लेकर जो जयपुर आई है बहुत खराब है सर, उसको लेकर के क्या कुछ देखिए, जब मैंने पिछली बार आया था, मैंने सरकारी अधिकारियों के साथ में बैठक की थी। उस दिन भी मैंने निर्देश दिए थे कि इस पर प्राथमिकता के साथ में काम करना चाहिए। और मौसम विभाग ने बरसात को लेकर जालौर जिले में भारी चेतावनी देते हुए हाई अलर्ट जारी किया है। जिला कलेक्टर पूजा पार्थ ने कहा कि जिला प्रशासन को सतर्क रखने के निर्देश दिए गए हैं। जिला मुख्यालय सहित सभी उपखंड स्तर पर जो है राउंड क्लॉक नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। पटवारियों सहित सभी संबंधित अधिकारियों को मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। लापरवाही बरतने पर दोषी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपातकालीन स्थिति में प्रशासन ने सहायता और जानकारी के लिए नंबर भी जारी किए हैं। लोग आवश्यकता पड़ने पर हेल्पलाइन नंबर जो है पर संपर्क कर सकते हैं। जालौर के सायला, आहोर, रानीवाड़ा, सांचौर उपखंड के गांवों में रहकर बारिश जो है लगातार हो रही है। और वही जालौर के बिशनगढ़ थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गमैती गैंग के लोगों को गिरफ्तार किया है। इनकी गिरफ्तारी से कई चोरी के मामले सुलझाने का दावा किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की जा रही है। बिशनगढ़ थाना प्रभारी पन्नालाल चौधरी ने बताया कि पुलिस और डीएसटी ने संयुक्त कार्रवाई कर गमैती गैंग के अज्ञात 6 चोरों को ट्रेस आउट कर गिरफ्तार किया है। इस गैंग का मुख्य सरगना भरमा राम बताया जा रहा है और पिंडवाड़ा थाने का हिस्ट्री शीटर और हार्डकोर अपराधी बताया जा रहा है, जिसके ऊपर 12 आपराधिक मामले पहले से दर्ज है। भरमा राम से पूछताछ के दौरान जिले और आसपास के जिलों की वारदातों का भी खुलासा हो सकता है। पुलिस ने चोरी के सामान को खरीदने वाले एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया है। जालौर एसपी ज्ञानचंद यादव के निर्देश में साथ ही एएसपी रामेश्वर लाल और डीएसपी गौतम जैन के सुपरविजन में अलग अलग 8 टीमों ने मिलकर कार्रवाई को अंजाम दिया था। और करते हैं अगली खबर की ओर। कोटा ग्रेन एंड सीड्स मर्चेंट एसोसिएशन की ओर से भामाशाह मंडी प्रांगण में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का नागरिक अभिनंदन जो है समारोह आयोजित किया गया। भामाशाह मंडी प्रांगण के मुख्य द्वार से कार्यक्रम स्थल तक 2 किलोमीटर की दूरी के बीच 1 घंटे तक बिरला का पुष्प वर्षा से भव्य स्वागत किया गया। विशेष बग्गी में सवार स्पीकर बिरला ने पूरे मार्ग में सभी का अभिवादन भी स्वीकार किया। स्वागतकर्ताओं ने पूरे रूट में 300 से अधिक स्वागत द्वार बनाए थे और ढोल और बैंड के साथ स्वागत रैली आगे बढ़ती रही। कई स्थानों पर आतिशबाजी भी की जाती रही। कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि कोटा बूंदी की जनता मेरे लिए परिवार है। एक छोटे से कार्यकर्ता को आपने जो आशीर्वाद दिया उसका ऋण कभी नहीं उतारा जा सकता है। आपके आशीर्वाद से ही एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी मिली है। मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण मेरे इसी परिवार की सेवा में समर्पित है। संवैधानिक जिम्मेदारियों के कारण मैं दिल्ली में जरूर रहता हूं, लेकिन मेरा दिल हमेशा कोटा बूंदी में ही रहता है। आपको बता दें कि ओम बिरला अपने 2 दिवसीय दौरे पर कोटा में है। और वहीं जालौर के भीनमाल के जीके गोवानी राजकीय महाविद्यालय में एबीवीपी द्वारा अनिश्चितकालीन धरना 8वें दिन भी जारी रहा। महाविद्यालय प्राचार्य शिप्रा रानी एवं प्रोफेसर कोमल कात्याल के खिलाफ मामले की जांच करने कमेटी जोधपुर से भीमलाल पहुंची। आपको बता दें कि पूरा मामला जीके गोवानी राजकीय महाविद्यालय भीमलाल का बताया जा रहा है, जहां कुछ दिन पहले छात्रा एवं कार्यकर्ताओं के साथ प्राचार्य द्वारा दुर्व्यवहार किया गया था और इसको लेकर एबीवीपी ने महाविद्यालय में चल रहे तानाशाही भ्रष्टाचार घोटालों के खिलाफ जांच करने के लिए सरकार से मांग की थी। सरकार ने जांच कमेटी गठित कर जोधपुर से जांच टीम को भीमलाल भेजा और महाविद्यालय प्राचार्य शिप्रा रानी और प्रोफेसर कोमल कात्याल के खिलाफ जांच कमेटी लगाए गए आरोपों की भी जांच की जा रही है। पिछले 8 दिनों से यहाँ मतलब हमारे एबीवीपी जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ शिप्रा मैडम द्वारा मतलब अभद्र व्यवहार और उनके चरित्र पर जो टिप्पणियाँ की गई है उसको लेकर हमारा यहाँ पे 8 दिन से धरना चालू है। तो हमारे जोधपुर से जांच कमेटी आई है, तो उन पे हमें पूरा विश्वास है कि जो शिप्रा मैडम और कोमल कात्याल हैं उनके इस भ्रष्टाचार और इस व्यवहार पर वो पूरी तरह
माननीय आज आखिरी दिन पर सरकार द्वारा जांच कमेटी आई गई है। अभी जांच जारी है। यह पूर्ण विश्वास है निष्पक्ष जांच होगी। जब तक यहाँ से इन्हें बर्खास्त नहीं। और वही किशनगढ़ बास कस्बे के खैरथल रोड स्थित एक रेस्टोरेंट पर 2 अगस्त को 6 लोगों ने एक युवक पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जहां गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन युवक की मौत हो गई। युवक की मौत से गुस्साए परिजनों ने अस्पताल के सामने चक्का जाम कर दिया। रास्ता जाम करने के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने की कोशिश में जुट गई। पुलिस के समझाने के बाद लोगों ने रास्ता खोला। वहीं मृतक के भाई नीरज सैनी ने आरोप लगाया कि मेरा भाई अजय सांवरिया से अपने 2.5 लाख रुपए मांगता था, लेकिन अजय सांवरिया ने नहीं दिए और होटल आकर दीपक सैनी की लोहे के सरिये से हत्या कर दी। और बढ़ते आगे खबर प्रतापगढ़ से सामने आ रही है, जहां केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए जनहितैषी बजट 2024-25 के विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी बुद्धिजीवी वर्ग की गोष्ठी आज निजी होटल में आयोजित हुई। गोष्ठी को भीलवाड़ा सांसद और भाजपा प्रदेश महामंत्री तथा लोकसभा में भाजपा के व्हीप चीफ दामोदर अग्रवाल ने संबोधित किया। भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रवक्ता गोपाल धाभाई ने बताया कि रविवार को होने वाली भारतीय जनता पार्टी बुद्धिजीवी वर्ग गोष्ठी में केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए वही ऐतिहासिक बजट के विषय को लेकर भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल ने कहा कि राजस्थान सरकार ने आकांक्षा के अनुरूप बजट बनाया और योजनाओं के बारे में भी बताया। और बढ़ते आगे, दलित आदिवासी महासम्मेलन को लेकर आसिन में तैयारियां शुरू होने लगी है। संबंधित पदाधिकारियों से प्रेस वार्ता कर कार्यक्रम की जानकारी दी जा रही है। 5 अगस्त को दलित आदिवासी महासम्मेलन का आयोजन होना है, जिसको लेकर पूरा कार्यक्रम निर्धारित हो चुका है। राणा पूजा सर्कल आमली खेड़ा से विशाल वाहन रैली को निकाला जाएगा। फिर मुख्य बस स्टैंड अंबेडकर सर्कल पर सभा का आयोजन होगा। और करते हैं अगली खबर की ओर। अलवर में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भूरा सिद्ध में हनुमान मंदिर के पास एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधा लगाया। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव कहते हैं कि हमने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधे लगाना शुरू कर दिया है। 8000 पौधे लगाए गए हैं। यह एक अभियान है जिसे पीएम मोदी ने शुरू किया था। अलवर में इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए हम हर साल इसी जगह पौधारोपण करेंगे। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण को शुरू किया। प्रारंभ में इसमें 8,000 पौधे जो लगेंगे वो फल और औषधियों से संबंधित पौधे लगेंगे। अभी जो हमने शुरू के 8,000 पौधे लगाए हैं, इसमें बड़ है, पीपल है, भेड़ा है, ढाक है, बेर है, ये सारे पेड़ लगाए। एक ऐसा जन अभियान है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है और अलवर में इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए हम हर वर्ष इस स्थान पर ये कार्यक्रम करेंगे। आज एक सुअवसर भी है, ये हरियाली अमावस्या भी है। हमारे यहाँ परंपराओं में वृक्षों की पूजा करना इस हरियाली अमावस्या पर होता है। और वहीं जयपुर में सीएम आवास पर आयोजित कार्यक्रम में कर्मचारी संगठनों से जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ ही पेंशनर्स ने भी हिस्सा लिया और राज्य बजट में की गई घोषणाओं के लिए राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा का आभार जताया। और खबरों में बढ़ते आगे, नागौर जिले के रिया बड़ी उपखंड के ग्राम डोडियाना निवासी कैलाश बावरिया के 7 दिन पहले ग्राम मोतीसर यानी कि अजमेर में मौत हुई थी। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका के चलते पुष्कर थाने में 3 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया था। मृतक कैलाश बावरिया ग्राम डोडियाना का मूल निवासी था। ग्राम डोडियाना में मृतक कैलाश बावरिया के परिजनों ने 7 दिन पहले रीति रिवाज से मृतक के शव को दफनाया। रिया बड़ी उपखंड अधिकारी के आदेश से अजमेर पुलिस ने दफनाए हुए शव को कब्र से बाहर निकालकर मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम कराया था। अजमेर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक रामचंद्र ने बताया
कि मृतक पुष्कर के ग्राम मोतीसर में खेती का काम करता था। उसकी मौत के बाद परिजनों ने पुष्कर अस्पताल उन्हें लेकर गए, जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने शव को ग्राम जोटियाना लाकर दफना दिया था। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका के चलते उसकी पत्नी ने पुष्कर थाने में 3 जनों के खिलाफ जो है हत्या का मामला दर्ज करवाया, जिसकी जांच को लेकर आज ग्राम जोटियाना में दफनाए हुए शव को कब्र से बाहर निकालकर अजमेर मेडिकल बोर्ड टीम से पोस्टमार्टम करवाया गया। सर मैं खेती गांव खेती कर रहा था, जमीन कृषि का काम करता था और 27 तारीख को इसकी वहाँ डेथ हो गई थी। तो ये पुष्कर लेके आए थे हॉस्पिटल और फिर इन्होंने बिना वहाँ खाया उसका मतलब दफना लिया था। फिर उसके परिजनों ने रिपोर्ट दी कि नहीं, कैलाश की नेचुरल मौत नहीं हुई है, इसका मर्डर किया गया है। 302 में जुर्म दर्ज हुआ, SC/ST का प्रकरण लगा साथ में। और दर्ज होने के बाद में आज इसको श्रीमान तहसीलदार साहब जोड़िया है, इनकी उपस्थिति में मेडिकल बोर्ड के द्वारा बाहर भिजवा के पोस्टमार्टम करवाया गया है। जो वापस जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी मृत्यु का कारण पता चलेगा, पूर्ण अनुसार कार्रवाई की जाएगी। और खबर जोधपुर से सामने आ रही, जहां तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने और आगे पीछे नंबर प्लेट पर पट्टे लगाने पर चेतक गाड़ी के हेड कांस्टेबल ने एक स्कॉर्पियो को रुकवाया तो गाड़ी सवार युवक पुलिस को ही धमकाने लगा। हेड कांस्टेबल हुक्मा राम ने बताया कि युवक ने गाड़ी से उतरकर पुलिस को धमकी दी कि मैं रॉ का एजेंट हूं। पुलिस ने थोड़ी सख्ती दिखाई तो कहा प्राइवेट रॉ एजेंट, जो भी मेरे साथ उलझता है मैं उसको ही उलझा देता हूं। और इसके साथ ही कहा कि मैंने आज तक कईयों को ठिकाने लगा दिया है, जो भी मेरे साथ तरीके से नहीं रहेगा उसको ट्रैप करवा दूंगा। तो पुलिस के साथ बदतमीजी करने के साथ ही धमकाते हुए कहा कि पुलिस वालों के पीछे हाथ धोकर पीछे पड़ा हुआ हूं और सेंट्रल जेल में कई लोगों को मैंने सबक भी सिखा रखा है, मुझे किसी का डर नहीं है। इसने हेड कांस्टेबल को भी धमकाया कि अभी तो गाड़ी छोड़कर जा रहा हूं, लेकिन सुबह पुलिस कमिश्नर से शिकायत करूंगा। और बढ़ते हैं आगे, प्रतापगढ़ जिले के धरियावद उपखंड में निर्वस्त्र कर नग्न महिला को घुमाने के मामले में कोर्ट ने पति सहित 17 को दोषी माना है। इस मामले में कोर्ट ने 14 को 7-7 साल की जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस मामले में पीड़िता के पति सहित 17 लोगों को दोषी माना है और इसमें 14 लोगों को 7-7 साल की जेल, जबकि 3 महिलाओं को 5-5 साल की जेल की सजा सुनाई है। शनिवार को अदालत ने धरियावाद में आदिवासी महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने के मामले में अपना फैसला सुनाया। सिविल न्यायाधीश रामकन्या सोनी ने मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद सजा का ऐलान किया। 2023 को पीड़िता को उसके पति और उसके नातेदारों द्वारा निचला कोटा पहाड़ा में निर्वस्त्र कर घुमाने तथा उसका सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर वायरल करने के मामले में न्यायालय CJM साहब प्रतापगढ़ के समक्ष कुल 17 आरोपियों के विरुद्ध अन्वीक्षा चली। अन्वीक्षा के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 26 गवाहों को परीक्षित कराया गया व कुल 214 दस्तावेजों को साक्ष्य के रूप में प्रदर्शित कराया। इस मामले में पूरी अन्वीक्षा विचारणा होने के पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा अलग अलग आरोपियों को अलग अलग धाराओं में दोषी मानते हुए अभियुक्त नेतिया, मानाराम उर्फ वेणिया, काना, नाथूलाल, सूरजमल और पिंटू को विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए धारा 365 में 5 वर्ष का कठोर कारावास तथा सभी अभियुक्तों को 354 ख संपीड़ित धारा 149 में 7 वर्ष का कठोर कारावास व IT एक्ट की विभिन्न धाराओं में 5 IT एक्ट की विभिन्न धाराओं में दंडित पाया। इसी तरह से अभियुक्त रामा उर्फ रामलाल, खेतिया, केसरा, रूपा, गौतम, रमेश को माननीय न्यायालय द्वारा विभिन्न धाराओं में दोष सिद्ध पाते हुए अधिकतम सजा के रूप में भारतीय दंड संहिता की धारा 506 संपीड़ित धारा 149 IPC में 7 वर्ष का कठोर कारावास तथा IT एक्ट की धारा 67A में 5 वर्ष का कठोर कारावास तथा विभिन्न अन्य धाराओं में अलग अलग कारावास के दंड से दंडित कराया। और राजस्थान समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।